उद्देश्यपूर्ण कर्म करें, सफलता सुनिश्चित होगी। कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूं होती नहीं। मंजिलें न भी मिली तो फासले घट जाएंगे। इस कविता की यह पंक्ति कोशिश करने के महत्व को बताती है। निश्चित रूप से हर कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन कई कोशिशों के बाद एक कोशिश ऐसी होती है जो हमें सीधे कामयाबी तक पहुंचा देती है। कामयाबी तक पहुंचने से पहले यदि हार मान ली जाए, कोशिशें करनी बंद कर दी जाए, तो फिर मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं होता। जो अपनी हर कोशिश से, अपने हर प्रयास से कुछ ना कुछ सीखता है, वही सकारात्मक होता है और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ता है। लेकिन जो अपनी हर असफल कोशिश को नकारात्मक ढंग से देखता है, उसके कारण निराश होता है, वह अपने लक्ष्य की ओर कभी नहीं बढ़ पाता। इस बात को स्पष्ट करने वाला एक उल्लेखनीय प्रसंग है। सन 1914 के आखिरी महीने के दिन थे। तभी एक रात अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की विशाल फैक्ट्री में आग लग गई। आग धूं धूं करके तेज लपटों के साथ जल रही थी और एडिसन उसकी उठती हुई विकराल गर्म लपटों में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई और अपने वर्षों के काम को राख में तब्दील होते हुए देख रहे थे। उनका 24 साल का बेटा चार्ल्स परेशान होकर अपने 77 साल के बूढ़े पिता को इधर उधर ढूंढ रहा था। अपने बेटे पर नजर पड़ते ही एडिसन ने चिल्लाकर उससे कहा, चार्ल्स, अपनी मां को बुलाकर लाओ। वो अपनी जिंदगी में इस तरह का दृश्य दोबारा कभी नहीं देख पाएंगी। सुबह होते होते थॉमस एडिसन के सारे सपने और उनसे जुड़ी सारी आशाएं राख हो चुके थे, लेकिन एडिसन राख के उस ढेर में से फीनिक्स पक्षी की भांति एक नए रूप में बाहर आए। दंतकथाओं के अनुसार फीनिक्स पक्षी अपने जीवन चक्र के अंत में खुद के इर्द गिर्द लकड़ियों व टहनियों का घोंसला बनाकर उसमें जल जाता है। फिर उसी राख से एक नए फीनिक्स का जन्म होता है। इस विनाश को देखने के लिए वहां एकत्रित हुई भीड़ में एडिसन ने पूरे जोश व होश के साथ यह घोषणा की कि विध्वंस के बाद हानि नहीं, लाभ होता है। हमारी सारी गलतियां इस आग में जलकर राख हो गई हैं। ईश्वर को धन्यवाद कि इसके कारण हम दोबारा नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर इस विध्वंसक घटना के कुछ दिनों बाद उनकी कंपनी ने अपना पहला फोनोग्राम तैयार कर लिया। निश्चित रूप से एडिसन के पास जो था वह तो खत्म हो चुका था, लेकिन भविष्य तो अभी बाकी था। साधन भले ही एडिसन के जलकर नष्ट हो गए थे, लेकिन समय अभी भी उसके साथ था। आग की भीषण ज्वालाओं में एडिसन ने अपने साधनों को गंवाया था, लेकिन अपने अनुभवों को नहीं। और फिर इन्हीं अनुभवों के सहारे उसने फिर से एक नई शुरुआत की और उसमें वह सफल हो गया। इससे यह सीख मिलती है कि विफलता में रोने वाला मनुष्य होता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी हंसने वाला देवता होता है, ज्ञानवान होता है। विद्वान व्यक्ति यह जानता है कि सफलता के बीज असफलताओं की खाद व मिट्टी में ही पलते बढ़ते हैं। इन बीजों को पनपने में समय लग सकता है, लेकिन जितना समय इन बीजों को असफलताओं, खाद, मिट्टी से जूझते हुए पनपने में लगता है, उतने ही मजबूत होते हैं। और जितना कम समय इन बीजों को पनपने में लगता है, उतने ही ये कमजोर होते हैं। इसका अर्थ यह है, जो जीवन में अधिक संघर्ष करते हुए, असफलताओं को सहते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, वे उसका मूल्य समझते हैं और उतनी ही मजबूती के साथ सफलता की ऊंचाइयों पर टिके रहते हैं। लेकिन जो जितना कम संघर्ष करते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, वे उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं और न ही सफलता उनका देर तक साथ दे पाती है। प्रकृति हमें अपने उदाहरण से एक सीख देती है कि जीवन में हमें सब कुछ नहीं मिल सकता। जो कुछ भी महत्वपूर्ण व बहुमूल्य हमें मिलता है, उसमें भी हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वसंत ऋतु की शुरुआत होते ही आम के पेड़ बौर से लद जाते हैं। यदि उस दौरान फूलों से लदे हुए बोराए आम के पेड़ों को ध्यान से देखा जाए, तो आम के पेड़ की छोटी छोटी टहनियों पर हरे पीले बूट धानी रंग की छोटी छोटी मणिकों वाली इतनी सारी मंजरियां लटकती रहती हैं कि आम के पत्तों को भी ठीक से देख पाना मुश्किल होता है। और आम के इन पेड़ों के नीचे बौर के इतने फूल गिरे हुए होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि पेड़ ने अपनी छाह में एक सुंदर आसन बिछा लिया है। जब लोग उन आम के पेड़ों के नीचे से गुजरते हैं, तो उनकी नाक में एक गजब किस्म की मादकता भर जाती है एवं चारों ओर फैलने वाली आम के बौर की मीठी खुशबू कोयल को भी कूकने पर विवश कर देती है।
एक तो आम के बौर की मीठी खुशबू और ऊपर से कोयल के मधुर कूकने का स्वर, दोनों ही मिलकर मन में अमृत रस घोल देते हैं। यहां सोचने की बात केवल इतनी है कि क्या आम के ये सारे बौर आम के मीठे रसीले फलों में तब्दील हो पाएंगे? यदि हो भी गए तो क्या पेड़ की डालें इतने आमों का बोझ संभाल पाएंगी? यहां यह भी सोचना होगा कि क्या आम के पेड़ इन बौरों के टूटकर जमीन पर गिर जाने का शोक मनाएं, या यह मानकर चलें कि प्रकृति का यह नियम ही है कि पुराने पत्तों के झड़ने के बाद ही नए पत्ते आ पाते हैं। यदि नया बनना है तो न केवल पुराने को नष्ट होना होगा, बल्कि जो नया बनने की प्रक्रिया में है उनमें से ही कुछ को नष्ट होना होगा। यदि एक बार हमें प्रकृति के निर्माण की यह प्रक्रिया समझ में आ जाए तो हमें सफलता का एक मूलभूत सूत्र हस्तगत हो सकता है। दरअसल असफलता का प्रकृति में कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। यदि थोड़ा बहुत अस्तित्व होता भी है तो वह केवल समाज में। समाज ने भी सफलता और असफलता को अपने ढंग से परिभाषित कर रखा है। उसकी इस परिभाषा के दो मुख्य आधार हैं। पहला है कर्म और दूसरा है उद्देश्य। यदि कर्म करते हुए उद्देश्य प्राप्ति हो गई तो व्यक्ति सफल हो गया, और यदि कर्म करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो व्यक्ति असफल हो गया। लेकिन इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि समय ने असफलताओं की भी पूजा की है, उनका भी यशोगान किया है और उन्हें नमन किया है। या जो हम चाहते हैं उसे पाना ही सफलता नहीं कहलाता। यदि ऐसा होता तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय नहीं बन पाते। यहां तक कि जिस आईसीएस आज आईएएस बनने को उस समय हिंदुस्तान के नौजवानों की जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता माना जाता था, वे उसमें सफल हुए। बाद में अपनी उसी सफलता को छोड़कर वे देश की आजादी के काम में लग गए जिसमें वे जीते जी सफल ना हो सके। फिर भी देश उनकी इस असफलता की पूजा करता है, आईसीएस बनने की सफलता की नहीं। इससे यह सीख मिलती है कि विफलता से हार मान लेना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जो व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है वही सच्चा ज्ञानी और महान होता है। सफलताएं असफलताओं की खाद और मिट्टी में ही पनपती हैं। जो लोग अधिक संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरकर सफलता प्राप्त करते हैं वे उसकी असली कीमत समझते हैं और सफलता को स्थायी रूप से बनाए रखते हैं। प्रकृति भी हमें यह सिखाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। असफलता का अस्तित्व केवल समाज की परिभाषा में है, वास्तव में यह हमें और मजबूत बनाती है। इसलिए हमें अपने कर्म में आनंद लेना चाहिए, न कि सफलता और असफलता के परिणामों में।